सो हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज़। क्या होता है जब अपर मोटर में कोई डिसीज़ होगा और क्या होगा, क्या चेंजेस मिलेंगे हमें जब लोअर मोटर न्यूरॉन्स में कोई डिसीज़ होगा। तो सेशन शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं। देखिए, वैसे तो पहले हम एज़ यूजुअल वील स्प्लिट द वर्ड्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स, पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो जब भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं मोटर का मतलब हमें पता है, दो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। सेंसरी इज से दिस इज़ माई ब्रेन, this is my brain, right? Sensory is anything which is bringing impulses to the brain, right? Any neuron which will bring impulse to the brain is sensory, and motor is which will take impulse from the brain to the muscles or whatever part of the body, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन ये है, ठीक है। अब मैंने एक शब्द यूज़ किया जिसे मैं बोल रही हूँ अपर मोटर न्यूरॉन। अगर आपको पिछले डिस्कशन का कुछ भी याद है तो मैंने आपको बताया है कि मेरा जो ब्रेन होता है, राइट, उसमें जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर आपको याद हो बहुत सारे एरियाज होते थे, मोटर एरियाज, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड सो मेनी एरियाज। होता क्या है वहाँ से निकलती हैं बहुत सारी न्यूरॉन्स, सो मेनी न्यूरॉन्स आर कमिंग आउट। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी सेल बॉडीज़ ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज सेल बॉडी, ये जो पार्ट होता है एक्सॉन, और ये जो पार्ट होता है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सॉन टर्मिनल। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल बॉडीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर ये पूरी एक्सॉन्स हैं, ये नीचे आ रही हैं। व्हाट इज़ अ बेसिक नॉलेज दैट आई हैव, जब ये ऊपर से निकली तो ये कहाँ पे आएंगी, मिड ब्रेन्स में आएंगी, फिर ये पॉन्स में आएगी और फिर ये मेड्यूला में आएगी। सो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला, दिस इज द जनरल पाथवे दैट वी रिमेंबर। अब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला में आने के बाद ये फाइनली स्पाइनल कॉर्ड में आती है। स्पाइनल कॉर्ड की भी अगर मैं बेसिक आइडिया की बात करूँ तो स्पाइनल कॉर्ड बटरफ्लाई शेप का बीच में एक स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है। अंदर वाला ग्रे मैटर होता है, बाहर वाला आपका वाइट मैटर होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे मैटर पे आते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। ये जो पाथवे मैंने बनाया है क्योंकि ये कॉर्टेक्स से शुरू हो रहा है और ये स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन जो हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जब ये एक तो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन में यहाँ पे हमने क्या बना दी, सेल बॉडी बना दी। पर सेल बॉडी बस नहीं होती न्यूरॉन में, तुम्हें पता है एक्सॉन भी होते हैं और एक्सॉन टर्मिनल भी होते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेट कर गए। ये पूरी चीज़ जो मैंने ऊपर से नीचे तक बनाई है, दिस इज एक्चुअली द अपर मोटर न्यूरॉन। इसको बोलते हैं हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कब बोलेंगे, जब इनमें से किसी जगह पे भी कोई लीजन हो जाए या चोट लग जाए। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्टेक्स में कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जांपल इस एक्सॉन में कोई इंजरी हो जाती है, मिड ब्रेन के लेवल में कोई इंजरी हो जाए, पॉन्स के लेवल पे कोई इंजरी हो जाए, मेडिला के लेवल पे कोई इंजरी हो जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेडिला के लेवल पे ये फाइबर्स अपोजिट साइड पे क्रॉस करते हैं, पर अभी हम उस पर नहीं डील कर रहे हैं। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स तो समझ गए आप। अभी अपर क्या है हम वो देख रहे हैं, कॉर्टेक्स में आने वाले, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडिला में आने वाले, या फिर इवन स्पाइनल कॉर्ड में जो आके टर्मिनेट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से कुछ दूसरे न्यूरॉन्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ दूसरे न्यूरॉन्स निकलते हैं और उन न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सो दे आर ऑल्सो टर्मिनेटिंग इन अ डिफरेंट वे। अब उनकी सेल बॉडी यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये उनकी सेल बॉडी हो गई, ये उनका एक्सॉन हो गया और ये उनका एक्सॉन टर्मिनल हो गया। एंड फाइनली दे आर गोइंग टू कंक्लूड इन दी मसल, ये मसल में जाके टर्मिनेट होने वाले हैं। तो ये जो नीचे वाला न्यूरॉन मैंने आपको बना करके दिखाया है, ये विच आई एम शेडिंग विथ येलो कलर, दिस इज़ माई लोअर मोटर न्यूरॉन। ये है मेरी लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ पे आती है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे है। ये आपकी उस न्यूरॉन को भी इंक्लूड कर रहा है जो फाइनली किसको सप्लाई कर रही है, हमारी मसल को सप्लाई करिए। मतलब अपर मोटर न्यूरॉन फाइनली किसको सप्लाई करते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन को, और लोअर मोटर न्यूरॉन किसको सप्लाई कर रही हैं, मसल्स को सप्लाई कर रही है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया दैट यू शुड हैव कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होती है, ठीक है। बहुत सिंपल। तो लेट मी रीड इट आउट टू यू। सो व्हाट इज इट, देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकला, मोटर कॉर्टेक्स जो मैंने बताया, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडिला में आया, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सॉन टर्मिनल था, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के एक्सॉन टर्मिनल से फिर स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर ग्रे हॉर्न
पे अपन पहुँचे थे और फाइनली मसल्स पे आया। तो जो रेड कलर से है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द अपर मोटर न्यूरॉन, और जो ब्लू कलर से लिखा है दैट इज़ माई लोअर मोटर न्यूरॉन। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू, ये भी हमने यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट किया है। आगे बढ़ते हैं, जब हमने ये पढ़ लिया कि अपर मोटर न्यूरॉन क्या है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, डिसीजेस पढ़ने हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के डिसीजेस और लोअर मोटर न्यूरॉन के डिसीजेस। तो अब हम ये देखेंगे कि अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी किन किन कंडीशंस में हो सकती है। ठीक है, देखो न्यूरॉन के पार्ट्स याद रखो तुम। तो अभी मैंने बताया आपको सेल बॉडी होता है, राइट, सोमा, एक्सॉन होता है और एक्सॉन टर्मिनल होता है। अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन के कॉजेज, अपर मोटर न्यूरॉन की जो इंजरी है वो किस किस कारण से हो रही है। तो सबसे पहला आप जो है माइलिन शीथ पे फोकस करोगे कि आपको पता होता है, ठीक है, एक्सॉन में क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। अगर माइलिन शीथ में गड़बड़ हो गई तो भी इम्पल्सेस जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं आएंगे। किस किस कंडीशन में माइलिन शीथ में गड़बड़ होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फ्रेडरिक अटेक्सिया। ठीक है, इसके अलावा सेल बॉडी में कब दिक्कत होती है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS, है ना, इस केस में जो है सेल बॉडी में दिक्कत होती है। तो ये 4 कंडीशंस आप याद रखो जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है। अच्छा, अब ये सारी कंडीशंस अगर आपको याद है पर आपने एग्जामिनेशन में एक कंडीशन नहीं बोली, देन you'll not get marks, and that condition is stroke. Stroke is the most common cause of upper motor neuron lesion. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रोक, और उसके बाद आप ये सारे कॉजेज बोल सकते हो। आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल। अब सारी चीज़ें भूल जाओ पर आप स्ट्रोक नहीं भूलोगे। तो अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज में या अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के कारण होती है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन की बातें कर लेते हैं। अगेन आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम, बहुत सिंपल सा है। अब आपको यहीं से शुरू करना है। अभी मैंने आपको बताया कि सेल बॉडी की इंजरी हो सकती है, तो पोलियोमाइलाइटिस में आपको पता है एंटीरियर ग्रे जो होता है वहीं पे इंजरी होती है। ठीक है, तो जो पोलियो वायरस है वो यहाँ पे इंजरी कॉज करता है। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये 2 हमारे कहाँ पे आ गए जो सेल बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर एक्सॉन को कॉर्डा इक्वेना और डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। और अगर मैं बात करूँ एक्सॉन टर्मिनल की, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल भी है, आपने बोtulinum टॉक्सिन पढ़ा है, बोटॉक्स जिसको बोलते हैं, वो जो है एक्सॉन टर्मिनल को इन्वॉल्व करता है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बस ये याद रखना है, सेल के पार्ट्स याद रखो आप न्यूरॉन के, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये वो डिफरेंस की टेबल है जो मैं आपको बता रही थी। एंड अगेन आई वुड से ट्रिक्स बहुत सारी मिलती हैं, तो अगर आपको चीज़ें लॉजिकली नहीं जाननी कि क्यों हो रही हैं तो आप इसके बाद सेशन एंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन जो है ये ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करता है। कॉमन सेंस ही ये चीज़ बता रही है कि अगर कहीं ऊपर इंजरी हो गई, डेफिनेटली भाई देखो लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ से बहुत सारी निकलेंगी। ये मसल नंबर 1 को सप्लाई कर रही, ये मसल नंबर 2 को सप्लाई कर रही है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन निकली, ये मसल नंबर 3 को सप्लाई कर रही है। अगर इंजरी मैं बोल रही हूँ, अगर इंजरी इसी लेवल पे हो गई, यानी अगर आई एम सेइंग दैट इंजरी इज़ टेकिंग प्लेस एट दिस लेवल, ऊपर कहीं इंजरी हो गई, यहाँ पे कहीं पे इंजरी हो गई, तो सोचो ना कितनी सारी ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होंगी, है ना। तो जब अपर मोटर न्यूरॉन अपन डिसीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन हो रहा है तो भाई ये वाली अगर इन्वॉल्व हो रही है तो केवल ये स्पेसिफिक मसल इन्वॉल्व होगी, या ये वाली अगर दिक्कत कर रही है तो ये जो मसल नंबर है वो इन्वॉल्व होगी। ओके, सो दैट इज़ अ फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें ग्रुप ऑफ मसल और इसमें सिंगल मसल। ठीक है, अब अपर मोटर में जो होता है सब कुछ मोर होता है, ज़्यादा होते हैं मसल के कंट्रैक्शन, स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है, मसल की टोन ज़्यादा होती है, हाइपरटोनिया जिसको बोलते हैं, मसल के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जिनको बोलते हैं, वो बढ़ जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया जिसको बोलते हैं, ज़्यादा डिस्यूज एट्रोफी होती है। ठीक है, सो देयर इज़ मोर डिस्यूज एट्रोफी। ठीक है, एंड देयर इज़ टोज पॉइंट अप, है ना, मतलब जो टोज हैं हमारे ऊपर होंगे उसको हम लोग बेबिनस की साइन बोलते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। पर अभी अपर मोटर न्यूरॉन में सब कुछ मोर है, टोन बढ़ गई, ठीक है, रिफ्लेक्सेस बढ़ गए, डिस्यूज एट्रोफी ज़्यादा है, मसल के कंट्रैक्शन बढ़ गए और ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है, बेबिनस की साइन पॉजिटिव होती है। ठीक है, बहुत सिंपल। लोअर मोटर न्यूरॉन में सब कुछ लेस है, सब उसका उल्टा कर दोगे आप तो एलिमेंट का आपका सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। बस एक चीज़ अलग है एलिमेंट में, लोअर मोटर न्यूरॉन में, कि फेसिकुलेशंस और फिब्रिलेशंस प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये स्पेशल पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, बात करते हैं एक और चीज़, फिब्रिलेशंस क्या होते हैं।
फेसिकुलेशंस क्या होते हैं, अभी दोनों चीज़ें डिटेल में देखेंगे अपन। बस इतना याद रख लो कि जो फिब्रिलेशंस होते हैं वो ऐसे फेसिकुलेशंस होते हैं जिनको हम ईएमजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंपल। तो अभी हम ये देखेंगे क्या होता है फेसिकुलेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिक पार्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द लॉजिकल पार्ट कि ऐसा क्यों होता है, राइट। जब आपको ये चीज़ पता है तो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, आप भूलोगे नहीं। दो आपको ट्रिक याद हो चाहे नहीं याद हो। तो वाई द थिंग्स आर अकरिंग, लेट मी स्टार्ट विद दिस बेसिक नॉलेज। तो देखो अभी मैंने बताया अपर मोटर न्यूरॉन की ही बात करते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से शुरू होती हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, है ना, मेडुला में क्रॉसिंग होती है, मैंने अभी आपको बताया। फिर क्रॉसिंग होने के बाद वो कहाँ पे आता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न पे आते हैं। अब क्या होता है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन पे काम करते हैं। ये नॉर्मल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये पूरा विच आई एम ट्रेसिंग, राइट। सो ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ये करता क्या है, ये इसके पास एबिलिटी होती है कि लोअर मोटर न्यूरॉन को ये पूरा कंट्रोल करता है। इट इज़ लाइक अ बॉस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन। ये डिसाइड करेगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करना है कि इनहिबिट करना है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। पर एक मज़ेदार बात होती है, क्या होता है, मेडुला के लेवल पे दो बड़े मज़ेदार चीज़ होती है। पहला जो मैंने बताया क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग तो हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, मेडुला के लेवल पे यहाँ पे कुछ एडिशनल फाइबर्स दिए जाते हैं जिनका नाम होता है मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। आप इस फोटो को देखो, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस फोटो को देखो। ये दिख रहा है मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक और ये ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मेडुला के लेवल पे ये शुरू हुआ है और ये भी नीचे आ रहा है। दिस इज ऑल्सो कमिंग टिल द लेवल ऑफ LMN। मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक तो आ ही रहा है जो नॉर्मल आ रहा था लोअर मोटर न्यूरॉन्स तक। पर हमने एक चीज़ देखी कि मेडुला के लेवल से कुछ एडिशनल फाइबर्स लोअर मोटर न्यूरॉन की ओर आ रहे हैं जिनका नाम मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक था। वो भी वहीं नीचे तक आए और ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन पे काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे फ़र्क क्या है, भाई कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी काम कर रहा था, आपका मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक भी काम कर रहा है। डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है उसके पास एबिलिटी होती है स्टिमुलेट और इनहिबिट दोनों करने की। किसको, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। ये चाहे तो मसल को कंट्रैक्ट करवा सकता है, रिलैक्स करवा सकता है, इसकी इच्छा है। पर जो आपका मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब ये एक चेक पॉइंट है या ये एक ब्रेक की तरह काम करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स पे। समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने, ये नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है। अब अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में मैंने तुमको आपको बताया था कि टोन बढ़ जाती है, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, स्पैस्टिक पैरालिसिस होता है। ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं क्यों होता है। देखो अभी मैंने बताया अपर मोटर न्यूरॉन की मान लीजिए पैरालिसिस हो गई। अगर अपर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस हो गई, ठीक है, ऊपर कहीं चीज़ें ख़राब हो गई, यहीं पे चीज़ें मान लो ख़राब हो गई, अगर ऊपर यहीं चीज़ें ख़राब हो गई तो ये जो आप एक्स्ट्रा टैक्ट पढ़ रहे थे जो कि चेक की तरह काम कर रहा था, जो कि ब्रेक की तरह काम कर रहा था, जिसका नाम मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक था, वो भी ख़राब हो गया। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि अगर UMN पैरालिसिस हुआ, ये लीजन हुआ, रादर आई वुड से लीजन, ठीक है, पैरालिसिस नहीं, आई वुड रादर से लीजन। अगर लीजन हुआ UMN वाला तो क्या होगा, मेडुलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक चला गया हमारा, ख़राब हो गया। अगर ये चला गया, ये ब्रेक की तरह काम कर रहा था लोअर मोटर न्यूरॉन पे, तो लोअर मोटर न्यूरॉन पे अब ब्रेक नहीं बचा, लेस इनहिबिशन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन तो अब अपनी मर्जी से बहुत सारा काम करेंगी। लोअर मोटर न्यूरॉन, एक और चीज़ समझो, मैंने अभी बताया मसल्स में इनर्वेट करती हैं, ठीक है। अब देखो मसल में क्या होता है, दो टाइप की लोअर मोटर न्यूरॉन होती हैं, एक अल्फा होती है और एक गामा होती है, ठीक है, फिजियो में आपने पढ़ा है। तो दो टाइप की लोअर मोटर न्यूरॉन होती है, एक अल्फा होती है, एक गामा होती है। देखो क्या होता है, जो अल्फा वाली लोअर मोटर न्यूरॉन है ये एक्स्ट्रा फ्यूजल होती है, मतलब ये मसल के बाहर, आपने मसल स्पिंडल का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो, याद है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं याद तो कोई बात नहीं है, बस अभी आप याद रखो कि अल्फ़ा जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल होती है, बाहर ही रहती है, ठीक है। और अल्फ़ा का क्या काम होता है, अभी हम देखेंगे अल्फ़ा का क्या काम होता है, बस अभी इतना याद रखो कि अल्फ़ा जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल है। एक और चीज़, जो आपका गामा है, जो गामा है वो इंट्राफ्यूजल है। इंट्राफ्यूजल है यानी वो अंदर जा रही है। गामा क्या करती है, गामा इंट्राफ्यूजल है, वो मसल स्पिंडल में अंदर जाके वाइंड अप हो रही है और जा करके 1A और 2A फाइबर्स को निकालती है, जो कि फाइनली स्पाइनल कॉर्ड में जा करके क्या कॉज करते हैं, मसल स्पिंडल की ज़्यादा स्ट्रेचिंग करवाते हैं। समझो मेरी बात फिर से,
मैंने बोला अल्फ़ा फाइबर्स थे, गामा फाइबर्स थे। अल्फ़ा फाइबर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल होते हैं, ठीक है, और जो गामा फाइबर्स होते हैं वो इंट्राफ्यूजल होते हैं, वो अंदर तक जाते हैं। गामा फाइबर्स का काम क्या होता है कि ये मसल की स्ट्रेचिंग को और अच्छा कर देते हैं या इंक्रीज़ कर देते हैं, सिंपल चीज़। अब अगर मैंने बोला कि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन ख़राब हो गई हमारी, तो मैंने बोला लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई ब्रेक नहीं रहेगा। लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई ब्रेक नहीं रहेगा तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी मतलब अल्फ़ा की एक्टिविटी बढ़ेगी और गामा की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर अल्फ़ा की एक्टिविटी बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर की एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो है वो टोन की यहाँ पे फंक्शन को निभा रहे हैं, तो जो मसल की टोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मसल की टोन बढ़ेगी, इस चीज़ को बोलते हैं हाइपरटोनिया। क्या बोलते हैं अपन? हाइपरटोनिया। सो देयर वुड बी इंक्रीज्ड टोन, और इसीलिए यहाँ पे टोन बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। और मैंने बताया लोअर मोटर न्यूरॉन गामा वाले थे, है ना, गामा वाला एक था जो कि आपका इंट्राफ्यूजल था, तो इंट्राफ्यूजल फाइबर है। ये मैंने बताया मसल की स्पिंडल को जा करके स्टिमुलेट कर रहे हैं और मसल की स्पिंडल की स्ट्रेचिंग को इंक्रीज करते हैं। दे कॉज मोर एंड मोर स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रेचिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, मसल स्पिंडल मोर स्ट्रेचिंग, मैंने बोला ना स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी, स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी तो रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा, यानी हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। इसीलिए डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई ब्रेक नहीं बचा। लोअर मोटर न्यूरॉन ज़्यादा काम करेगी। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन ज़्यादा काम करेगी तो टोन को इंक्रीज कर देगी और रिफ्लेक्स को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी में। कई बार आपसे थोड़ा सा फ़र्क पूछते हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ क्या होता है स्पैस्टिसिटी और क्या होता है रिजिडिटी। देखिए स्पैस्टिसिटी होती है यूनी डायरेक्शनल। कुछ चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ यूनी डायरेक्शनल एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट। क्या मतलब होता है वेलोसिटी डिपेंडेंट? भाई पहली बात, दोनों ही हाइपरटोनिया की कंडीशन है। हाइपरटोनिया यानी टोन का बढ़ जाना। जैसे ही कहीं तुमने पढ़ा स्पास्टिसिटी, दिमाग में पहली चीज़ यूएमएन आना चाहिए, अपर मोटर न्यूरॉन की कोई दिक्कत है। और जैसे कहीं पे आप रिजिडिटी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में पार्किंसनिज्म आना चाहिए, ट्रेमर्स के साथ जो एसोसिएटेड है, ठीक है। अब स्पास्टिसिटी की बात करूँ तो उसमें क्या हो रहा है, टोन बढ़ गई है, ठीक है, टोन बढ़ गई है। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ अ पर्सन, ठीक है, दिस इज़ अ पर्सन, और अब आप क्या कर रहे हो, इसके हाथ को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये यूनी डायरेक्शनल है। कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्शन करने पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा तुमको, बहुत ज़्यादा, पर एक्सटेंशन करने पर तुमको उतना रेजिस्टेंस नहीं फील होगा। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पैस्टिसिटी है। दूसरी चीज़, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि तुम जितनी तेज़ी से हाथ को ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा तुमको रेजिस्टेंस जो है वो फील होगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, मैंने वही चीज़ बताई है कि वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करोगे, जितना तेज़ी से करने की कोशिश करोगे, उतना रेजिस्टेंस फील होगा। और दूसरी चीज़ मैंने बताया है कि यूनी डायरेक्शनल होता है ना, बाकी आपके काम की चीज़ें नहीं है। रिजिडिटी इसका उल्टा होता है, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो पहली चीज़, और दूसरी चीज़, ये पार्किंसनिज्म में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि चाहे आप फ्लेक्शन करो चाहे एक्सटेंशन करो, आपको रेजिस्टेंस जो है हर डायरेक्शन में फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब हम एट्रोफी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मान लीजिए फिर से अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हुआ, ठीक है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो गया तो तुम मसल को नहीं यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो डिक्टेटर होती हैं जो लोअर मोटर न्यूरॉन को बताएंगी कि उन्हें क्या काम करना है, मसल से कैसे काम करवाना है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन ही खराब हो गई, बॉस इज़ गॉन, राइट, बॉस इज़ नॉट देयर, सो एम्प्लॉयज़ काम नहीं करवा पाएंगे लेबरर से, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन की अगर लीजन हो गई, ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज़ द मसल एज अ कमांडर इज़ नॉट देयर। कमांडर नहीं है तो हम उतने बेहतर तरीके से मसल्स नहीं यूज़ करेंगे। और क्योंकि अब मसल को यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए मसल की क्या होगी, डिसयूज एट्रोफी होगी। तो यहाँ पे मसल की डिसयूज एट्रोफी होती है और मास भी कम होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन पे आ जाओ। लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन पे क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए फिर से, आई एम सेइंग दैट दिस इज़ माई मसल, ठीक है, and this is my lower motor neuron which is coming, okay, this is my lower motor neuron which is coming। अब लोअर मोटर न्यूरॉन जो है एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करती है, ठीक है, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और एसिटाइल कोलिन 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है, अगर आपको पता हो तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा और मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा। अब यहाँ पे थोड़ी इसकी कहानी है। जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, जब एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा तो ये क्या कॉज कराएगा, ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कॉज कराता है नॉर्मली। तो नॉर्मली क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन ज़्यादा होगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा और मसल के क्या कराएगा, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। वेल एंड गुड,
ठीक है। अब ये बताओ, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस हो गई या दिक्कत इसमें हो गई तो क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा? नहीं, एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज होगा। अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसीलिए लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में देयर इज लेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं अपन। मस्कुलिनिक रिसेप्टर का क्या काम है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए होता क्या है, निकोटीन जो एसिटाइल कोलिन है ना, वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे काम करता है। और ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, दैट इज दे हैव द टेंडेंसी टू जनरेट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इन सिंपल लैंग्वेज आई वुड से दैट इट हैज़ अ कंट्रोल ओवर दी जेनेटिक मशीनरी ऑफ द सेल। कहने का मतलब ये है कि इसके पास, मस्कुलिनिक रिसेप्टर के पास इतनी क्षमता होती है कि ये इस मसल में प्रोटीन सिंथेसिस की एबिलिटी रखता है, और यही प्रोटीन बाद में जाके मसल का मास बनाने वाला है, मसल को कंप्राइज करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, लोअर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस हो गई, ठीक है, एसिटाइल कोलिन ही नहीं होगा इतना, मस्कुलिनिक रिसेप्टर काम ही नहीं करेंगे। अगर मस्कुलिनिक रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो प्रोटीन नहीं होगा। अगर प्रोटीन नहीं होगा, आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हो, है ना, या आपका यहाँ पे अगर प्रोटीन नहीं बन रहा है तो मसल का मास बहुत कम हो जाएगा, सीवियर वेस्टिंग देखने को मिलेगी, और इसको बोलते हैं डिनर्वेशन एट्रोफी। क्या बोलते हैं? डिनर्वेशन एट्रोफी। क्योंकि यहाँ पे एट्रोफी डिसयूज के कारण नहीं हो रही है ना, नर्व खराब हो गई उसके कारण हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद फेसिकुलेशंस की बात करते हैं। ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में देखने को मिलता है। फेसिकुलेशंस क्या होता है? मैंने ऊपर बोला था आपको कि मैं बताऊंगी। ये होते हैं इनवॉलेंट्री पैथोलॉजिकल मसल कंट्रैक्शन। क्या बोला मैंने? पहली बात तो इनवॉलेंट्री है, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स पैथोलॉजिकल मसल कंट्रैक्शन। देखो तुम बोल सकते हो कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपने अभी बताया कि मसल कंट्रैक्शन कम होते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर पे ACH काम नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा। पर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि फेसिकुलेशंस हैं और मसल कंट्रैक्शन बढ़े हुए हैं। एक्चुअली में दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन, दीज आर नॉट फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल मसल कंट्रैक्शंस, दीज आर इनवॉलेंट्री पैथोलॉजिकल मसल कंट्रैक्शंस। अब ये केवल लोअर मोटर न्यूरॉन में ही मिलते हैं। क्यों? देखो, एसिटाइल कोलिन कम हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर पे कम काम करेगा, वो एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट होगा। अच्छा, एक और चीज़, निकोटिनिक रिसेप्टर मसल का कंट्रैक्शन कैसे कराता है? आपके दिमाग में ये सवाल भी आना चाहिए। ये सोडियम का इन्फ्लक्स कराता है, तो अगर सोडियम जाएगा अंदर तो आपको पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम अंदर नहीं जा रहा है तो एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट हो रहा है तो कंट्रैक्शन कम होगा। अब मसल को क्या लगता है, बॉडी हमेशा क्या करने की कोशिश करती है? अडाप्ट। तो मेरी ये जो मसल है इसको ये लगने लगा कि निकोटिनिक रिसेप्टर ही कम हो गए हैं, उसको ये लगने लगा कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स ही कम हो रहे हैं, इसीलिए मेरी मसल कंट्रैक्ट नहीं कर रही है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि नर्व के लेवल पे दिक्कत है। तो ये क्या करती है, ये रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ा देती है। इसको बोलते हैं अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स बढ़ेंगे हमारी मसल उतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी स्टिमुलस के लिए। अब तुम ये सोचो, अगर पर्सन को आप केवल टैपिंग कर रहे हो आप, है ना, बहुत सेंसिटिव हो गई क्योंकि बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, तो बहुत सारा सोडियम अंदर जाएगा। बहुत सारा सोडियम अगर अंदर जाएगा तो सोचो कितना सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और यहाँ पे एबनॉर्मल कंट्रैक्शन होंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि इनवॉलेंट्री होंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग फेसिकुलेशंस। और जब इन फेसिकुलेशंस को आप EMG में देखते हो तो इनको हम लोग फिब्रिलेशंस बोल देते हैं। इट्स नॉट अ सेपरेट थिंग, राइट। एक लास्ट चीज़ पे आते हैं, दैट इज नोन एज बेबिनेस्की साइन। बेबिनेस्की साइन पढ़ने से पहले डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन यानी ऐसा ऊपर जा रहा है आपका, और प्लांटर फ्लेक्शन मतलब नीचे जा रहा है। नॉर्मल पर्सन में अगर आपका ये, let us assume that this is your leg, and what I am doing a maneuver, right? I am just stimulating it like this, right? So if I am stimulating, है ना, अगर मैं सोल को ऐसे स्टिमुलेट करूँ आपके पैरों की, तो नॉर्मली क्या देखने को मिलता है? नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है हमारी? नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है कि, एक सेकेंड, मैंने यहाँ डायरेक्शन उल्टा बना दिया, सॉरी, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है? लेटरल से मीडियल जाते हैं अपन, ठीक है। तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है हमारी, कि हम क्या शो करते हैं नॉर्मल पर्सन में, वी आर एबल टू सी, क्या देखने को अपन को मिलता है नॉर्मल पर्सन में? प्लांटर फ्लेक्शन। क्या देखने को मिलता है? प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। पर यहाँ पे हमको डॉर्सीफ्लेक्शन देखने को मिलता है। डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब, किसका डॉर्सीफ्लेक्शन? डॉर्सीफ्लेक्शन हमें ग्रेट टो का देखने को मिल रहा है, तो ये ग्रेट टो है, इसका डॉर्सीफ्लेक्शन है। और दूसरा, ये जो आपके स्मॉल टोज हैं, है ना, इनका फैनिंग आउट देखने को मिलेगा। मतलब
ये अंगूठा तो अलग ही जाएगा और ये जो आपके स्मॉल टोज़ हैं इनकी फैनिंग आउट देखने को मिलेगी, है ना। तो इसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं अपन जल्दी से। सो बहुत क्लियरली आपने देखा कि ये चीज़ कैसी हुई। सो दैट्स